Hello student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं वो है फॉर्मेट। जो हम पिछली क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनाना है, कुछ थ्योरी पढ़ा था हम लोग कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, पहले हमने उसको समझाया था। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझाया था। ठीक है, तो आज हम लोग फॉर्मेट समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम लोगों को बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे फॉर्मेट। फिर उसके आगे इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, तो एक एक फॉर्मेट हम लेंगे। पहले एक हम लोग समझेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाते हैं, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले हम इस एक एक फॉर्मेट को एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करके कराएंगे, फिर उसको समझाएंगे, फिर हम जो कवर करेंगे एक साथ। तो सबसे पहले हम लोग बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे एक एक ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से और फाइनेंसिंग से। फिर उसके बाद जब हम लोग का ये तीनों एक्टिविटी कवर हो जाएगा, फिर ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें तीनों ऑपरेटिंग भी बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंसिंग भी। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग फॉर्मेट समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम लोग को बनाना पड़े तो सबसे पहले कैसे बनाना है और क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो आप लोग समझ गए थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट में अगर हम लोग क्वेश्चन में मेंशन है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऊपर लिखेंगे। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां पे WN लिखा मतलब वर्किंग नोट। इसका क्या मतलब है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में भी मैंने बात किया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। तो एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, तो वो भी हमने प्रीवियस क्लास में हम लोग ने बात किया था और फॉर्मेट भी बनवाया था। क्या एडजस्ट करना है, मतलब क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। तो क्वेश्चन में मेंशन होगा जैसे दो क्लोजिंग स्टॉक, दो प्रॉफिट दिया हुआ है, क्लोजिंग प्रॉफिट, ओपनिंग प्रॉफिट। तो बच्चों याद रखना हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को लेस करना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बहुत बच्चे ये करते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देते हैं तो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रखना अगर दो प्रॉफिट गिवन होंगे क्वेश्चन में। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट होता है। अब एडजस्टमेंट क्या क्या करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर उसके बाद प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होगा उसको ऐड करेंगे, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर का इसको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर का होगा, इसको भी ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, इनको ऐड और लेस करना है। फिर फाइनली जो आएगा हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मैंने फॉर्मेट से अच्छे समझाया था, जिसको अगर दिक्कत आएगी तो एक बार फिर से वो वीडियो देख सकता है नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते। तो सबसे पहले हम लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में आफ्टर एप्रोप्रिएशन होगा तो आपको बिफोर में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद अब इसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। तो सबसे पहले नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? नॉन कैश का मतलब जो हम लोग जो एक्सपेंस होता है वो कैश में नहीं होता। जैसे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन आप चार्ज करते हो मशीनरी पे तो क्या कैश में पेमेंट करना पड़ता है? नहीं। तो डेप्रीशिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारा बिजनेस से रिलेट, मतलब जैसे हम गुड्स को सोल्ड और परचेज करते हैं तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर हम कोई एसेट अगर हमने सेल किया उस पे लॉस हुआ तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लोगों को क्या करना है? ऐड करना है। तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन, अगर डेप्रीशिएशन है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, राइट ऑफ।
अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की मैंने बात पहले ही कर लिया कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या है। मैंने बताया था कि जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस समय बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, वहां पे पैसे बहुत मतलब खर्चे होते हैं छोटे छोटे रजिस्ट्रेशन कराने में, तो उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस समय जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया तो वो हम लोग ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अमोर्टाइज, अगर कोई गुडविल है या पेटेंट है या ट्रेडमार्क है, अगर ये अमोर्टाइज होता है तो हम लोग ऐड करते हैं। अमोर्टाइज का मतलब जैसे गुडविल 2021 में 50,000 रुपए का था गुडविल, अब 2022 में ये हो गया 40,000 रुपए, तो इसका मतलब गुडविल अमोर्टाइज हुआ। तो जितने का चेंजेस हुआ वो 10,000 से जितना डिक्रीज हुआ है वही गुडविल अमोर्टाइज होता है, और उसको हम लोग यहां दिखाएंगे। अब गुडविल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, ट्रेडमार्क, अगर वो 21 में 50,000 था 22 में 40,000 हो गया तो इसका मतलब ये अमोर्टाइज हुआ। दूसरा, अगर ये बढ़ जाता है तब हम क्या बोलेंगे? अगर गुडविल या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट 21 में 50,000 था 22 में 60,000 हो जाता है, तब हम क्या बोलेंगे और इसको हम लोग कहां दिखाएंगे? तो अगर 50,000 से 60,000 होता है तो 10,000 रुपए से बढ़ा, तब क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। इसको हम लोग जितने से इंक्रीज हुआ उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अज्यूम करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने गुडविल को परचेज किया है, इस वजह से 2021 में 50,000 का था, अब 22 में 60,000, तो हमने गुडविल परचेज किया है, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जब डिक्रीज होगा तभी हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम दिखाएंगे। ठीक है, तो गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स अमोर्टाइज तो हम लोग ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म, एसटी का मतलब शॉर्ट टर्म, एलडी का मतलब लॉन्ग टर्म। अगर बोरो कर रहे हो पैसा, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग किया आपने और उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। फिर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है या कैश क्रेडिट है, अगर इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, आपका पहले 50,000 रुपए था, अब आपने 40,000 रुपए और निकाल लिया तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो अगर बैंक ओडी पे इंटरेस्ट आप दे रहे हो तो इंटरेस्ट जो है हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। या कैश क्रेडिट होगा, उस पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो हम लोग इसको कहां दिखाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर कोई एसेट आप सोल्ड कर रहे हो उस पे लॉस हुआ तो जितने अमाउंट का लॉस हुआ वो हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, इन सब को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेस क्या क्या करते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब यहां पे एक्सपेंसेस को सारा ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में, इनकम जितना होगा उसको हम लोग लेस करेंगे। अब इनकम किस किस टाइप के? जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव कर रहा है, तो अगर पे कर रहा है तो हम लोग कहां दिखाएंगे? ऊपर। अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो हम लोग इनकम है, तो ये याद रखना
इसका इफेक्ट दो जगह, अगर डिविडेंड पेड इंटरेस्ट पेड है तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे, अगर रिसीव हो रहा है तो इसको हम लोग लेस करेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव होगा तो ये क्या है, इनकम है, तो इनकम को हम लोग लेस करेंगे। रेंट रिसीव्ड, अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो इसको भी हम लेस करेंगे। अगर कोई एसेट हमने सोल्ड किया उस पे गेन हुआ तो इसको भी हम लोग लेस करेंगे। अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हुआ तो ये भी हम लोग लेस करेंगे। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज होने पर गेन कैसा, जैसे आपने डेटर्स पहले बनाया होगा, डेटर्स बैलेंस शीट में डेटर्स में 50,000 रुपए डेटर्स से उस पे मैंने 10,000 रुपए का प्रोविजन बनाया। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा कि 10,000 रुपए पहले हम लोग प्रोविजन का बनाते थे, अब प्रोविजन हमारा 10,000 से 5,000 रुपया। तो इससे क्या हुआ, लायबिलिटी आपकी 5,000 से कम हो गई। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो क्या है, इनकम है। तो अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करेंगे, लेस। तो जितने भी इनकम होते हैं इनको हम लोग लेस करेंगे। अब एक चीज, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड और कहां जाएगा, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी जाएगा। जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तब हम लोग डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो वहां पे लेस करेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव को दिखाएंगे। दूसरा, अगर डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड है तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग ऐड करेंगे और इसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। तो ध्यान रखना, रिसीव होगा तो इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। फिर इन सबको हमने प्रॉफिट दिखा दिया, ऐड वाला मैंने यहां दिखा दिया, फिर लेस वाला टोटल मैंने यहां दिखा दिया, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड किया, फिर इसको लेस किया, जो आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या क्या मैंने ऐड किया, जो भी प्रॉफिट आया वर्किंग नोट से वो मैंने दिखाया, फिर जो भी एक्सपेंसेस थे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने ऐड कर दिया इसमें प्रॉफिट में, फिर उसके बाद जो इनकम था इन सबको ऐड करके फाइनल यहां दिखा दिया, उस इनकम में इसको लेस कर दिया, फाइनल जो आया उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमको करंट एसेट पे जाना है। करंट एसेट, अब करंट एसेट तुमको बैलेंस शीट में मिलेंगे। तो करंट एसेट में अगर इन्वेस्टमेंट है तो करंट एसेट में ये इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम जब बना रहे थे तो करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड होता है। तो करंट इन्वेस्टमेंट में आता क्या क्या है, जैसे डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, और भी इन्वेंट्री है, ठीक है, वो है क्या नाम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो ये सब क्या है, करंट एसेट। तो अगर करंट एसेट डिक्रीज होता है, मतलब अगर करंट एसेट डिक्रीज होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अगर करंट एसेट डिक्रीज होता है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। अगर करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज इंक्रीज होता है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो याद रखना, अगर करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग ऐड करते हैं और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो लेस करेंगे। फिर उसके बाद अगर करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग लेस करेंगे। फिर उसके बाद अगर करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो हम लोग लेस करेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को माइनस वाला और प्लस वाला जोड़ के फाइनल जो इफेक्ट आया हमने यहां दिखा दिया। फिर इसमें से जो चीज आया, प्लस में आया होगा तो इसको ऐड कर देंगे, माइनस में आएगा तो इसको माइनस कर देंगे। फिर ये दोनों एडजस्ट करने के बाद हमारा जो निकला कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसके बाद क्या करना होता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद इनकम टैक्स पेड। कैश जनरेटेड के बाद क्या आता है, इनकम टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स, जो भी पैसा आपने इनकम टैक्स का पे किया है वो आप लेस करोगे।
फिर अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगा तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होगा तो इसको हम लेस करेंगे। फिर फाइनली जो आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप इन सबको एडजस्ट करके फाइनल यहां पे जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे, तो ये भी ध्यान रखना। अगर यहां पे -50,000 आया तो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे। अगर यहां पे 50,000 प्रॉफिट में आया, मतलब पॉजिटिव साइन में आया, तो हम लोग लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग को सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको अच्छे से आ गया तो इन्वेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तो फाइनेंसिंग में दिक्कत आएगी। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फॉर्मेट है इसको बहुत अच्छे से समझ लो पहले, फिर उसके बाद आप इन्वेस्टिंग में ना दिक्कत आएगी, ना ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिक्कत आएगी। फिर एक छोटा क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फिर जैसे जिसमें इफेक्ट हम आपको बताएंगे कि इसका इफेक्ट कैसे आता है। जैसे पहला है, और एक चीज ध्यान रखना, यहां पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं आता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब, जैसे मैंने प्लांट खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी मैंने लिया और उसके बदले में मैंने उसको डिवेंचर इशू कर दिया या इक्विटी शेयर इशू कर दिया, तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो इसमें नहीं आएगा, ना तो ऑपरेटिंग में जाएगा, ना तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, ना ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो याद रखना, अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो यहां पे नहीं आएगा। फिर उसके बाद परचेज, पहला एक एक हम लोग करते हैं। परचेज ऑफ, पहला क्या? परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, परचेज ऑफ इन्वेंट्री इन कैश। अगर आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं कैश में तो कहां इफेक्ट आएगा? अगर इन्वेंट्री परचेज करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो यहां पे आउटफ्लो होगा और कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अगर आप कोई इन्वेंट्री परचेज करते हो तो क्या होगा? इस पे कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश जो है वो आउटफ्लो होगा। क्या होगा? आउटफ्लो होगा, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है 2 या 1 नंबर में, अगर सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होगा किसमें क्या इफेक्ट आएगा, कैश पे क्या इफेक्ट आएगा, तो ये आपको सिर्फ बताना पड़ेगा। तो एक एक हम क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं। तो अगर इन्वेंट्री कैश में परचेस कर रहा है तो कैश क्या होगा? आउटफ्लो होगा, कैश डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹95,000, सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 10,000, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स 10,000 कॉस्टिंग है फॉर ₹95,000, फॉर ₹9,500 फॉर कैश, ठीक है। 9,500 फॉर कैश, ठीक है। 9,500। दूसरा है, अगर आपने गुड्स जो सोल्ड किया है उसकी कॉस्टिंग 10,000 रुपए है और जब उसको सोल्ड किया तो वहां से पैसा कितना रिसीव हो रहा है? 9,500। तो यहां पे कैश कितने से इंक्रीज होगा? 9,500 से, ठीक है। तो कैश आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा? तो यहां पे कैश जो है इनफ्लो होगा। क्यों? क्योंकि आप जब गुड्स को सोल्ड करते हो तो यहां पे कैश आता है, तो यहां पे कैश क्या होगा? इनफ्लो होगा। नेक्स्ट, तीसरा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल 3,600 एंड अलाउड डिस्काउंट 4,000, ठीक है। तो 36,000 कैश रिसीव्ड किया, 36,000 कैश रिसीव किया और डिस्काउंट अलाउड किया 4,000 रुपए का।
तो यहां पे कितना इफेक्ट आएगा? तो याद रखना, आपने कैश रिसीव्ड कितना किया 3600 और उसको डिस्काउंट कितना अलाउड किया 4000 का, ठीक है। तो जितने से कैश रिसीव हुआ वो हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि आपके पास कैश जितना आ रहा है उसका दिखाएंगे, क्योंकि यहां पे जो हम लोग दिखाते हैं वो कैश का ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, जितने से कैश इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 36,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 4,000। तो यहां पे जो कैश इनफ्लो होगा वो 36,000। तो कैश रिसीव्ड, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल ₹36,000 एंड डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो 4,000 का, तो यहां पे कैश कितना से आया 36,000 से कैश आपका इंक्रीज हुआ, तो कैश पे क्या इफेक्ट आएगा? कैश आपका इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? इनफ्लो, क्योंकि आप कैश रिसीव कर रहे हैं। कितने से इनफ्लो होगा? 36,000 से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड प्रपोज बाय डायरेक्टर। अगर डिविडेंड है और प्रपोज किया डायरेक्टर ने, अब अगर डिविडेंड प्रपोज बाय डायरेक्टर, तो ये क्या कैश पे इफेक्ट डालेगा? डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर, ठीक है। अगर डिविडेंड प्रपोज किया डायरेक्टर ने, तो ये बताओ बच्चों, यहां पे कैश आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर जो है कंपनी का वो सिर्फ प्रपोज किया है, तो यहां पे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना तो इनफ्लो होगा ना तो यहां पे आउटफ्लो होगा, तो यहां पे नो इफेक्ट आएगा। अगर डायरेक्टर ने बोला शेयर होल्डर को सिर्फ प्रपोज किया है, तब उस केस में कैश पे नो इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, सेल गुड्स 10,000 फॉर क्रेडिट। अगर सेल किया गुड्स को, सेल गुड्स 10,000 रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट। अगर गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड हुआ, अगर गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड हुआ, तो ये बताओ कैश में इसका ट्रांजैक्शन, कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग बना रहे हैं, तो अगर गुड्स को सोल्ड किया क्रेडिट पे, तो क्या हम लोग यहां पे दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे कैश नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो गुड्स सोल्ड किया है वो क्रेडिट पे किया है, तो यहां पे कैश का कोई इफेक्ट नहीं है, तो कैश का नो इफेक्ट है। तो यहां पे ना तो कैश इनफ्लो होता है ना ही आउटफ्लो होता है। फिर उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर टू द वेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इशू ऑफ डिवेंचर टू द वेंडर। किस पर्पस के लिए? उसने मशीनरी परचेज किया, फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। तो नेक्स्ट इस पे क्या इफेक्ट आएगा? अगर डिवेंचर इशू कर रहा है, किसके बदले में? वो प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहा है, उसके बदले में वो डिवेंचर इशू कर रहा है। क्या क्वेश्चन है? इश्यूड डिवेंचर, issued debenture to the vendor for purchase of machinery। अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं और मशीनरी जब परचेज किया, तो आपने वेंडर को क्या इशू किया? डिवेंचर इशू किया। तो यहां पे कैश का इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि
हमने जो मशीनरी परचेज किया है उसके बदले में मैंने उसको डिवेंचर इशू कर दिया, तो यहां पे भी कैश का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो नो इफेक्ट। तो आपको बस ये याद रखना है, यहां पे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप बना रहे हैं तो वही चीज यहां पे आएगा जो कैश से रिलेट होगा। अगर वो कैश से रिलेट नहीं है तो हम लोग इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे। अब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर डिवेंचर रिडीम हो रहा है तो क्या हम लोग यहां पे दिखाएंगे? ऑपरेटिंग हो या इन्वेस्टिंग हो या फाइनेंसिंग हो, अगर कहीं भी जा रहा हो डिवेंचर तो क्या हम लोग कैश फ्लो में दिखाएंगे? अगर डिवेंचर रिडीम कर रहा है कंपनी तो क्या दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। रिडीम का मतलब होता है कंपनी के पास से, ठीक है, मतलब बिजनेस के पास से या कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, मतलब शेयर होल्डर को पैसा वापस कर रहा है। तो कंपनी जब शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को अगर रिडीम कर रहा है तो यहां पे पैसा जो है वो आउटफ्लो होगा। तो क्वेश्चन अगर ये लिखा हो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर डिवेंचर रिडीम हो रहा है, डिवेंचर रिडीम हो रहा है तो यहां पे कैश का इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। यहां पे कैश का इफेक्ट क्या आएगा? यहां पे कैश आउटफ्लो होगा। क्यों आउटफ्लो होगा? क्योंकि यहां से पैसा जा रहा है, क्योंकि जब कंपनी डिवेंचर या शेयर होल्डर को या डिवेंचर होल्डर को मतलब रिडीम करता है तब वहां पे पैसा क्या हो रहा होता है? आउटफ्लो हो रहा था, मतलब पैसा यहां पे आ नहीं रहा है। अगर रिडीम करता है तो पैसा जा रहा होता है। अगर कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है या इक्विटी शेयर इशू कर रहा है तब क्या होगा? अगर डिवेंचर इशू कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर हो या इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, अगर कंपनी डिवेंचर या इक्विटी शेयर इशू कर रहा है तब यहां पे क्या कैश का इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है या इक्विटी शेयर इशू करती है तब कंपनी के पास कैश जो होता है वो आता है, तो यहां पे कैश का जो इफेक्ट होगा वो इनफ्लो होगा। इनफ्लो का मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस मंथ, अगर कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है प्रीवियस मंथ का, अगर उसका पेमेंट हो रहा है यहां पे तो क्या यहां पे कैश का इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर कोई रेंट या सैलरी, ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर का था, हमने नहीं दिया था, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब यहां पे ये होता है लायबिलिटी। तो अगर हमने प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस मंथ में हमने आउटस्टैंडिंग जो था उसको नहीं दिया था, अब उसको हम पे कर रहे हैं, तो यहां पे कैश जो है वो आउटफ्लो होगा, कैश यहां से जाएगा, कैश निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका पेमेंट जा रहा है। अगर 1 मंथ का रेंट है, उसका आउटस्टैंडिंग है, अब इस मंथ में हम लोग पे कर रहे हैं तो यहां पे कैश क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो इसी तरीके से हम लोग को समझना है कि कैश का इफेक्ट कहां पे आएगा। जहां पे कैश का इफेक्ट आएगा वहीं पे हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे, फाइनेंसिंग में दिखाएंगे। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, फाइनेंसिंग में क्या आएगा, वो हम लोग एक एक सीखेंगे। तो सबसे पहले जो आज मैंने कवर किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मैंने ये फॉर्मेट बनाया है इसी से रिलेट करके एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग को और क्लियर होगा। तो इसको नोट करो, फिर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नफीस अहमद, वेलकम टू माई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में
हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। किससे रिलेट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट, जो हमने फॉर्मेट बनवाया था। प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया था। आज भी हम लोग नेक्स्ट टाइप का, मतलब थोड़ा डिफरेंट है इसमें, तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप से हम लोग करवाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो एक तो मैं करा दिया हूं, दूसरा इस तरीके से मैं ये कराने जा रहा हूं, फिर तीसरा मतलब नेक्स्ट अलग टाइप से करवाऊंगा। तो हर टाइप से हम आप लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर टाइप्स के क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। तो आज की क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन कुछ अलग है। जैसे प्रीवियस क्लास में कुछ और था, इस क्लास में कुछ और है। तो अब क्वेश्चन हम लोग एक बार रीड करते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां भी कैलकुलेट हमको क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है? सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई सरप्लस है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इसका मतलब ये प्रॉफिट का गिवन है। जो प्रीवियस क्लास में मैंने प्रॉफिट का जो किया था, उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रॉफिट गिवन था। इस क्वेश्चन में दो प्रॉफिट गिवन है, एक तो क्लोजिंग प्रॉफिट गिवन है और एक ओपनिंग प्रॉफिट। तो जब एक प्रॉफिट गिवन होगा तब हम लोग कैसे करेंगे? जब दो प्रॉफिट गिवन होंगे क्वेश्चन में तब हम लोग कैसे करेंगे? तो आज दो प्रॉफिट गिवन है और कुछ अलग भी है। फिर लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 4,360,000, डिवेंचर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, गुडविल, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म लोन। फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है न्यू डिवेंचर हैव बीन इश्यूड ऑन 1 अक्टूबर 2023। अब 1 अक्टूबर 2023 को डिवेंचर इश्यू किया गया न्यू। अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे तब वहां जरूरत होगी इंटरेस्ट का। फिर लिखा हुआ न्यू इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। अब हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट पहले हम लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे, फिर फॉर्मेट बनाएंगे। अब फॉर्मेट में सबसे पहले अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हो तो सबसे पहले क्या डालना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको दिखाना होता है। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम यहां पे दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि जो क्वेश्चन में होता है वो आफ्टर दिया होता है। आफ्टर दिया होगा तो कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसको हम बिफोर में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो जो आएगा वो हम लोग दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या एडजस्ट करना है इसमें। तो सबसे पहले यहां दो प्रॉफिट दिया हुआ है, सरप्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? प्रॉफिट है। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी लिखा हुआ है। तो हमने बताया था कि अगर दो प्रॉफिट गिवन है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमेशा करना है। तो यहां पे क्लोजिंग प्रॉफिट क्या है और ओपनिंग प्रॉफिट क्या है? तो क्लोजिंग प्रॉफिट यहां पे बच्चों 2023 वाला ये क्लोजिंग है, वो सॉरी 2023 का क्लोजिंग दिया हुआ है और 2024 का क्लोजिंग दिया हुआ है।
अगर 2023 और 2024 का क्लोजिंग दिया हुआ है तो इसमें कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है। तो हम लोग जो बनाएंगे वो 2024 का बनता है। तो जब 2024 जो 2023 का क्लोजिंग होगा वो 2024 का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो 2023 का क्लोजिंग होगा तो ये वाला क्लोजिंग कहां जाएगा, इस ईयर में जाएगा, और इस ईयर में जब जाएगा ये क्लोजिंग तो यहां पे क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। तो इसका मतलब 2023 का ओपनिंग है और 2024 का क्लोजिंग। सबसे पहले ये याद रखना, क्लोजिंग और ओपनिंग की इसको बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि इसमें हम लोग क्या ट्रीट करें, कौन सा क्लोजिंग है कौन सा ओपनिंग। तो जब हम 2024 बना रहे हैं तो 2024 का 2023 वाला जो क्लोजिंग होगा वो 2023 का जो क्लोजिंग है 2024 का ओपनिंग बनेगा। तो ये वाला जो क्लोजिंग है वो इस ईयर का ओपनिंग बनेगा और इस ईयर का तो है ही है क्लोजिंग। तो सबसे पहले हमको जो प्रॉफिट निकालना होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग निकालना होता है। क्या, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग तो ये दिया हुआ है कितना, माइनस का 50 दिया हुआ है। क्या, माइनस का 50 दिया हुआ है। ठीक, याद रखना माइनस का 50 है तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। माइनस का 50 है तो माइनस का ये 50 का मतलब लॉस है, माइनस 50। फिर हम लोग क्लोजिंग माइनस रखते हैं तो ये माइनस ऑलरेडी था, ठीक है। फिर माइनस कितना है 40, इसको भी हम माइनस में 40 रखेंगे क्योंकि लॉस है। अब हम लोग कैसे करेंगे, ऑलरेडी ये माइनस है और ये क्लोजिंग मैंने रख दिया माइनस का 50, फिर माइनस क्लोजिंग ओपनिंग का माइनस 40, ये चीज ध्यान रखना। तो ये अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये माइनस 50 तो 50 ही रहेगा माइनस का। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 40,000 हो जाएगा। कितना, 40,000। अब फाइनल जो आएगा माइनस का 50 प्लस का 40, तो यहां पे जो इफेक्ट लॉस आएगा वो माइनस का 10,000 आएगा। कितना, माइनस का 10,000। इसको हम लोग यहां पे रख लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, आफ्टर एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन अभी मानेंगे। अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया अभी, अगर एडजस्टमेंट दिया होगा तो एडजस्ट करेंगे तब बिफोर आएगा। तो क्या हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में, क्या जो हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में निकालते समय एडजस्ट करते हैं क्या वो चीज गिवन है। देख लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, डिवेंचर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, गुडविल, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म लोन, ये सारे के सारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय ये सब नहीं एडजस्ट किए जाते हैं। इसका मतलब एडजस्टमेंट कुछ है ही नहीं नेट प्रॉफिट से रिलेटेड, सिर्फ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दिया है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमने वर्किंग नोट में मैंने निकाल लिया। कैसे निकाला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग रख लेते हैं माइनस का 50,000 और फिर माइनस, फिर यहां पे रखेंगे माइनस का 40,000, ठीक है, फिर ब्रैकेट, और ये फाइनल जो आएगा वो 10,000 आएगा। कितना आया, माइनस का 10,000। तो यहां पे हम ब्रैकेट में रख रहे हैं माइनस का 10,000। समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हम लोग करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ एडजस्ट करने वाला है नहीं, हमने चेक कर लिया ऊपर से नीचे तक कुछ है नहीं जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एडजस्ट करने के लिए कुछ आइटम मिले, लेकिन यहां पे कुछ नहीं गिवन है तो फाइनली हमने दिखा दिया, अगर नहीं है तो फाइनल दिखा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जितने भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उन सबको ऐड करेंगे। अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, क्या यहां पे आएगा, नहीं, प्लांट एंड मशीनरी का अगर डेप्रिसिएशन होगा वो आएगा। तो यहां पे 2023 में
4 लाख की मशीन दिख रही थी और 2024 में 3,60,000। अब इसके बाद हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या मशीनरी सोल्ड परचेज तो नहीं हुई है, इस वजह से यहां पे कम हो गई। सोल्ड परचेज तो यहां पे मशीनरी के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो यहां पे एक चीज समझना, अगर प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है और एडिशनल में इसके बारे में कुछ नहीं गिवन है तो हम लोग नहीं मानेंगे कि इसको परचेज सेल किया है। तब हम ये मानेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी 2023 में 4 लाख की थी, अब 3,60,000। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी क्या हुई, डेप्रीशिएट हो गई 40,000 रुपए से। ठीक है, तो हम लोग दिखाएंगे डेप्रीशिएशन कब दिखाएंगे, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं गिवन है। तो ये जितने का 2023 में 4 लाख रुपए से था, 2024 में कितना हो गया 3,60,000। इसका मतलब मशीनरी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। तो 4 लाख माइनस 3,60,000, तो ये जो डिफरेंस निकला, तो ये डिफरेंस को हम लोग डेप्रीशिएशन अज्यूम करेंगे। तो कितने का, 40,000 रुपए का यहां पे हम दिखा रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब 8% डिवेंचर तो यहां आता नहीं है, लेकिन इसका इंटरेस्ट यहां पे जरूर आता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 8% डिवेंचर। अब 2023 और डिवेंचर के बारे में कुछ नीचे भी लिखा हुआ है, तो हम लोग ध्यान से पहले यहां देखेंगे फिर एडिशनल चेक करेंगे। कभी भी कोई भी चीज आप एडजस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप यहां देखोगे, फिर उसके बाद हम एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। क्या उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो कुछ नहीं दिया है। जैसे मैंने बताया प्लांट एंड मशीनरी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला गया है, तो जो डिक्रीज हुआ 4 लाख से 3,60,000, इसका मतलब ये डेप्रीशिएशन। दूसरा 8% डिवेंचर 5,23,000 में था, 24 में 6 लाख हो गया। अब डिवेंचर के बारे में यहां पे लिखा हुआ है कि एक डिवेंचर ऐसा है, न्यू डिवेंचर, जो 1 अक्टूबर 2023 को इशू हुआ। तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट जाना है, तो इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 2023 का, अगर यहां पे 5 लाख था 2023 में और 24 में भी 5 लाख था, तो हम लोग अज्यूम करते कि इस ईयर में डिवेंचर इशू नहीं हुआ। जैसे 5 लाख रुपए से डिवेंचर यहां दिख रहा था 2023 में, 2024 में ये 6 लाख का हो गया। इसका मतलब यहां पे जो लिखा हुआ है कि न्यू डिवेंचर हैव बीन इश्यूड ऑन 1 अक्टूबर 2023, तो 2023 में इसने इशू किया। तो 2023 में तो 5 लाख से दिख रहा था, फिर 6 लाख, तो इसका मतलब डिवेंचर इशू हुआ है, तभी तो 6 लाख से हुआ। तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो 2023 में 31 मार्च दिख रहा था, इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा। 5 लाख रुपए एक साल का, जैसे 2023 ये क्लोजिंग है, तो इस पे पूरा का पूरा एक साल का इंटरेस्ट जाएगा 2023 का। तो 5 लाख का 8%, ये जो रेट गिवन रहता है, ये जो परसेंटेज गिवन रहता है, यही इंटरेस्ट का रेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग 5 लाख का 8% एक साल का पूरा निकाल लेंगे, जो आएगा वो 40,000 आएगा एक साल का। फिर 2023 में 1 अक्टूबर को इशू किया, तो 1 अक्टूबर से मार्च तक कितना हो गया, अक्टूबर, 1 अक्टूबर भी लिया जाएगा। 1 लाख रुपए का इशू हुआ, तो 1 लाख रुपए का अलग इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि यहां पे 1 लाख रुपए का इशू हुआ है ना, तो 1 लाख रुपए का अलग हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। अब 1 लाख पे कब इशू हुआ है, 1 अक्टूबर को, तो 1 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा डिवेंचर होल्डर को, वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मिलेगा, क्योंकि वो अप्रैल से था नहीं, तो जब उसने इशू किया तभी तक तो इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ। तो 1 लाख का
अब यहां पे 1 लाख का 8%, ठीक है, 8% और 6 मंथ कितना आएगा, 6 1 जा 6 2 जा 0 0 ये कट कर दिया, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ठीक है। तो यहां पे जो डेप्रीशिएशन आया वो 4000 आया, और 5 लाख का पूरा 8% चार्ज करेंगे, क्योंकि 31 मार्च 2023 को जब क्लोज हुआ तो यहां पे इंटरेस्ट नहीं गया होगा, तो ये वाला इंटरेस्ट देगा, प्लस ड्यूरिंग ईयर उसने जो इशू किया डिवेंचर 1 लाख रुपए का, मतलब 5 से 6 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपए का इशू, 5 लाख तो पहले से ही था, बढ़ा कितना, 1 लाख से बढ़ा, तो जितने से डिवेंचर इशू किया है उस पे अलग से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 1 लाख का। तो 1 लाख डिवेंचर, जो 1 लाख का जो डिवेंचर इशू किया है उस पे 6 मंथ, क्योंकि 1 अक्टूबर को उसने इशू किया, तो 1 अक्टूबर से जो मैंने 1 लाख पे निकाला वो 4000, और 5 लाख पे 1 साल का पूरा निकलेगा, तो इस पे आएगा 40,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो 44,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना, 1 साल का 40,000 अलग लिख ले रहे हैं, ये 1 साल वाला है, और 1 लाख रुपए का जो इशू किया उस पे 4000 निकला है, तो टोटल 44,000 इंटरेस्ट दे रहा है डिवेंचर पे। ये हो गया। ट्रेड रिसीवेबल क्या यहां पे जाएगा, नहीं, अभी उसका दूसरा ट्रीटमेंट है, इसको करने के बाद करंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ट्रेड पेबल को बाद में देखेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है 2023 में 20,000 रुपए का था, और 2024 में 18,000 रुपए का हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, एक लायबिलिटी होती है। 2023 में प्रोविजन बनाया था 20,000 रुपए का, 2024 में वो जाकर हुआ 18,000, तो लायबिलिटी कितने से डिक्रीज हो गई, 2,000 से। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती तो मैंने क्या बताया था, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो रहा है तो ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज अगर हो रहा है तो आपका क्या है, गेन है, तो गेन को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहां पे दो ही चीज आएगा, दो चीज मैंने दिखा दिया, ठीक। अब लेस वाला जो गेन होगा क्या लिखते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये कितना आया 84,000। अब दूसरा लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये क्या है, इनकम है। 20,000 से लायबिलिटी कितनी हो गई, 18,000, तो 2,000 रुपए से लायबिलिटी डिक्रीज हुई, तो लायबिलिटी डिक्रीज होना एक क्या है, इनकम है, गेन है, तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन, या डिक्रीज इन लिख लेंगे, या और कुछ यूज कर लेंगे, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 था, 18,000, तो यहां पे डिक्रीज ही लिख ले रहे हैं, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डीडी, कितने से, 2,000 से। हम इसको यहां पे दिखा रहे हैं, अभी एडजस्ट करके फाइनल अभी हम दिखाएंगे, पहले देख लेते हैं और है। फिर उसके बाद 10%, ये भी हो गया, 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2023 में 2 लाख रुपए का था, 2024 में 2,50,000। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्ट करोगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट हम लोग यहां पे पहले इसको देखने के बाद हम लोग यहां देख लेते हैं, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि न्यू इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, तो न्यू इन्वेस्टमेंट उसने क्या किया है, मतलब इन्वेस्ट किया है पैसा, पहले 2 लाख रुपए से था, अब 2,50,000, अब यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट का जो हम लोग दिखाएंगे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। अगर इससे जो गेन हुआ या लॉस हुआ वो हम लोग यहां पे ऑपरेटिंग में दिखाते हैं, गेन हुआ तो लेस करेंगे और
लॉस हुआ तो हम लोग ऐड करेंगे। तो यहां पे कितना हम लोग दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, डिक्रीज हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था, 2 लाख और 2,50,000। तो सबसे पहले ये चीज समझ लो, अगर 2023 में ये 2 लाख रुपए से था और 2024 में 2,50,000, तो जितने का उसमें चेंजेस आया वो तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। कहां पे, 2 लाख रुपए से कितना हो गया, वो 2,50,000। इसका मतलब क्या हुआ, उसने पैसा इन्वेस्ट किया है ना, तभी तो 250 हुआ। तो जो जितने का चेंज हुआ है वो हम लोग इन्वेस्टिंग, तो यहां पे आपको 50,000 डालने की जरूरत नहीं है, यहां पे हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो सबसे पहले 2023, जो 2023 का इन्वेस्टमेंट था, इसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 लाख पे कितना परसेंट, 10%। तो 2 लाख पे अगर 10% इंटरेस्ट निकाला जाए तो निकलेगा ये 20,000 रुपए। कितना, 20,000। ये 20,000 क्या है, गेन है। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, इनकम है। तो इनकम को सब लेस करते हैं, तो 20,000, जितने भी इनकम होते हैं उनको हम लेस करते हैं। क्या और कुछ दिया हुआ है, गुडविल। गुडविल का अगर मैंने ये बताया था, अगर गुडविल डिक्रीज होता है तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, अगर गुडविल इंक्रीज होता है तो हम लोग कहां दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इंक्रीज का मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया होगा, तो यहां पे इंक्रीज हो रहा है। 2023 में 30,000 का था, अब ये 24 में 45,000, मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर गुडविल परचेज किया होगा, तो ये परचेज की एंट्री का वो कहां होगा, एडजस्टमेंट, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर यहां पे डिक्रीज हुआ होता तब हम लोग यहां पे गुडविल अमोर्टाइज लिखते, तो यहां पे ये जाने की जरूरत नहीं है, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। फिर इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री अभी इसका एडजस्टमेंट करेंगे। और शॉर्ट टर्म लोन 40,000 था, अब 45,000 हो गया, तो शॉर्ट टर्म लोन के बारे में हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, मतलब फाइनेंसिंग। अगर आपने लोन लिया उसका इंटरेस्ट होता तो हम लोग दिखाते, इंटरेस्ट तो है नहीं इसके बारे में, शॉर्ट टर्म लोन के बारे में, तो इसको छोड़ देंगे कंफ्यूज करने के लिए। अब इसको एडजस्ट करेंगे, तो 20 और 2 माइनस का 22,000। अब फाइनल इसको एडजस्ट करने के बाद कितना आया, अब इसको हम लोग एक बार माइनस का 10,000 ऐड लेस कर लेते हैं। क्या था, माइनस का 10,000 और माइनस का 22, तो माइनस का 32,000 हो गया, माइनस का 32 और प्लस का 84, तो माइनस का ये 52 आएगा। कितना, कितना, माइनस का 32, माइनस का 10 और माइनस का 22, तो माइनस 32 हो गया, माइनस का 32 और प्लस का 84, तो जो पॉजिटिव में आएगा कितना, 84 माइनस 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 3 5, तो यहां पे जो आएगा एडजस्ट करने के बाद वो 52,000 आएगा और पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है, पॉजिटिव 84,000 है और निगेटिव में 32,000, माइनस 22 और माइनस 10, कितना हो गया टोटल, माइनस का 32, माइनस का 32 प्लस का 84, तो कितना आया 52। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम लोग यहां पे ये चेक करेंगे करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट स्टेप जो होता है करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज यहां पे दिखाते हैं। अब करंट एसेट में क्या क्या, सबसे पहले ये तो यहां आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ट्रेड रिसीवेबल। अब इसको हमको दिखाना है,
ट्रेड रिसीवेबल 2023 में 4 लाख से था, ठीक। अब ट्रेड रिसीवेबल 2024 में कितना हो गया, 3,50,000, मतलब 50,000 रुपए से क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख 2023 में था, 3,50,000 2024, ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना, 50,000 से पॉजिटिव में रखेंगे, ये हो गया। अब ट्रेड पेबल पे आते हैं। ट्रेड पेबल क्या है, लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल पहले 1,80,000 था 2023 में, और 2024 में 2,20,000। अगर लायबिलिटी बढ़ती है, तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ट्रेड पेबल क्या होगा, ऐड होगा। तो यहां पे अभी हमने लिखा था, अगर करंट एसेट डिक्रीज होता है तो ऐड करेंगे, करंट एसेट इंक्रीज होगा तो लेस करेंगे। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, करंट एसेट इसको ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो लेस करेंगे, याद रखना। तो यहां पे ट्रेड पेबल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ट्रेड पेबल क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने से इंक्रीज हुआ, ट्रेड पेबल 1,80 से 2,20 हो गया, 40,000 रुपए से बढ़ रहा है। ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल, हो गया ट्रेड पेबल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये हो ही गया, नॉन करंट ये भी हो गया, गुडविल हो गया, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यहां पे आएगा क्योंकि ये भी करंट एसेट है। 2023 में 3,60,000 से था, और 2024 में 5,10,000। यहां पे जो करंट एसेट है इन्वेंट्री, वो इंक्रीज हुआ। अगर करंट एसेट बढ़ता है तो उसको हम लोग लेस करते हैं। तो लेस इंक्रीज इन, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से हो रहा है, 1,50,000, तो इसको माइनस में रखेंगे। अब फाइनल जो आएगा, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, शॉर्ट टर्म लोन तो यहां आएगा नहीं, अब फाइनल जो आएगा वो हम दिखाएंगे। तो माइनस का 150 है, और प्लस का 50 प्लस का 40, तो प्लस का कितना है 90, और माइनस का 150। तो कितना आया, माइनस में आएगा, माइनस का 150 है, प्लस का 90 है, तो कितना आया 60। तो ये 60 किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। एडजस्ट करोगे तो माइनस का 60 आएगा। अब 52 पॉजिटिव में है, 60 निगेटिव में है, तो फाइनल जो आएगा माइनस का 8,000। क्यों, क्योंकि यहां पे 60 ज्यादा है, कितना है 60 है, और ये कितना है 52, तो हमारा कितना आएगा एडजस्ट करने के बाद, माइनस 8,000। अब यहां पे क्या लिखेंगे, मैंने बताया था अगर माइनस में आता है ना, तो अब यहां पे एक चीज और, क्या यहां पे इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो एडजस्ट नहीं करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम दिया होता तो हम लोग एडजस्ट करते, ये भी हमारे पास नहीं है, तो क्या क्या नहीं है, ना इनकम टैक्स पेड है, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। अगर ये सब नहीं है तो फाइनली यहीं पे क्लोज कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड। अगर माइनस में आता है तो हम लोग यूज करते हैं, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमने दो तरीके से क्वेश्चन कराया, जहां पे सिंगल प्रॉफिट गिवन होता है तब हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, अगर डबल प्रॉफिट गिवन है क्लोजिंग और प्रॉफिट, क्लोजिंग और ओपनिंग, तब हम लोग कैसे करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप एडजस्ट करना तो सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर पढ़ लेना। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने से कुछ क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन मतलब कुछ सेल परचेज हो जाता है, उस पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है इसके बारे में पता चल जाता है। अगर ये आप भूल गए और यहीं से आप पूरा कर दिए तो पूरा का पूरा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी गलत हो सकता है। तो कोई भी एडजस्ट जब यहाँ पे करना तो सबसे पहले उसके बारे में हम पढ़ लेंगे, क्या उसके बारे में अंदर एडिशनल में कुछ और तो नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो उसी के बेस पे हम लोग एडजस्ट करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर प्लांट एंड मशीनरी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दिया है तो डिक्रीज होगा, तो हम लोग वही अमाउंट जितने से डिक्रीज होगा वो हम डेप्रिसिएशन मान लेते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।